हेलो डियर स्टूडेंट्स, कृष्णा एजुकेयर चैनल पर एक बार आपका वापस से स्वागत है। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है। तो आइए चलते हैं टॉपिक के ऊपर। कल हमने डिस्कस किया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में कितना होती है। तो फॉर्मूला अक्षीय स्थिति में क्या होता है, E = 1/4πε0 2p/r³ होता है। आज हम डिस्कस करेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि निरक्षीय स्थिति क्या है। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति हम किसे कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव हमें पता है, इसमें क्या होते हैं, दो आवेश होते हैं। दोनों आवेशों की प्रकृति क्या होती है, विपरीत होती है। अर्थात एक माइनस है तो दूसरा आपका क्या होता है, प्लस होता है। इन दोनों आवेशों के परिमाण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, बहुत अल्प होती है। और सारी दूरियां वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से नापी जाती हैं। तो अब हमें करना क्या है कि इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो हम क्या करेंगे, निरक्षीय स्थिति किसे कहते हैं, यदि हम वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से ठीक 90 डिग्री ऊपर की तरफ या फिर 90 डिग्री नीचे की तरफ कोई एक रेखा खींच दें और उस रेखा पर कोई भी एक बिंदु अगर जो हम ले तो वह बिंदु वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में स्थित होता है। या तो ऊपर की तरफ 90 अंश की एक रेखा खींच लीजिए या फिर नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में 90 अंश बनाते हुए एक रेखा खींच लीजिए। या तो एक बिंदु, तो उस रेखा पर अगर जो आप बिंदु जो भी लेंगे कि जितनी भी इस डिस्टेंस पर आप लेना चाहें वो ले सकते हैं, तो वह बिंदु आपका वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में स्थित होगा। अब मान ले रहे हैं कि हमने रेखा एक ली है, OC एक रेखा हमने ली है। O क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु है और O बिंदु से लंबवत ऊपर की तरफ एक बिंदु C है। इस बिंदु पर हमें इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो मान ले रहे हैं कि O से बिंदु C की जो दूरी है, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव से जो बिंदु C की दूरी है वो मान ले रहे हैं कितना R है। अब इस बिंदु C पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। फिर ठीक उसी तरह +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम इस बिंदु पर निकालेंगे। अब उसके पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ये करना होगा कि इस -q आवेश से इस बिंदु C की हमें दूरी प्राप्त करनी होगी। उसी तरीके से +q आवेश से हमें बिंदु C की क्या प्राप्त करनी होगी, दूरी हमें प्राप्त करनी होगी। तो चलिए देखते हैं इसको। ये 2 आपका क्या है, AB क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई है। ये हमने 2L लिया हुआ है, 2L हम लेते हैं। अब O क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु है। तो O क्या हो जाएगा, आपका L हो जाएगा और OB भी आपका क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज आपका बन रहा है। दो समकोण त्रिभुज आपके बन रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज आपका बन रहा है AOC बन रहा है, दूसरा समकोण त्रिभुज आपका BOC बन रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दोनों जो त्रिभुज आपके होंगे, ये दोनों त्रिभुज, ये L जो है AOB के क्या है, बराबर है। ये एंगल आपका थीटा मान ले रहे हैं हम। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि यह अगर त्रिभुज हम ले रहे हैं AOC, समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, तो इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय हम लगाते हैं। पाइथागोरस क्या लगा रहे हैं, प्रमेय लगा रहे हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय BPT से क्या होता है कि हमें ये जो तीसरी भुजा है जिसे हम हाइपोटेनस कहते हैं, यह भुजा पाइथागोरस प्रमेय से इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आपका होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आपका होता है कर्ण का स्क्वायर। और कर्ण का जो नाम है वो है आपका AC है। कर्ण जो आपका है AC है, तो AC का वर्ग जो आपका होगा ये बराबर हो जाएगा AO का वर्ग, AO का स्क्वायर होगा, प्लस आपका क्या हो जाएगा, OC का स्क्वायर हो जाएगा, OC का स्क्वायर होगा। दिस इज इक्वल टू AO का जो वैल्यू है वो है आपका L, तो L का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस OC का जो वैल्यू है वो आपका क्या है, R, तो R का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से AC का जो वैल्यू आपका आएगा, दिस इज इक्वल टू हमें मिलेगा √L स्क्वायर प्लस मिलेगा हमें R स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से हम
जो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर AC की दूरी है, ठीक यही दूरी आपकी किसकी होगी, BC की भी होगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि BC की जो दूरी होगी वो भी आपकी कितनी होगी, L स्क्वायर अंडर रूट L स्क्वायर प्लस कितना होगा, R स्क्वायर आपका होगा। अब हमें दूरी पता चल गई माइनस क्यू आवेश से बिंदु C की और प्लस क्यू आवेश से बिंदु C की हमें दूरी पता चल गई। मान ले रहे हैं कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु C पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको मान ले रहे हैं E1 है। तो E1 इज इक्वल टू आपका देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस क्यू आवेश के कारण कितनी है, E1 है। तो अब E1 जो आप देखेंगे, E1 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और चूंकि ये माइनस आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है माइनस क्यू आवेश की तरफ होती है। तो इसलिए जो डायरेक्शन दिखाया गया है E1 का, वो दिखाया गया किस तरफ दिखाया गया है, डाउनवर्ड दिखाया गया, माइनस क्यू की ओर दिखाया गया है। और आप देख सकते हैं कि जो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल जब भी कोई सदिश राशि होती है वह लंबवत या फिर क्षैतिज ना हो करके किसी 0 और 90 के बीच में होती है, तो हम उस घटक उस सदिश राशि को हम दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं। एक जो घटक आपका होता है, एक ऊर्ध्वाधर घटक होता है और एक आपका होता है क्षैतिज घटक होता है। तो इस तरह से हम E1 को देख रहे हैं, ये एंगल आपका कितना है, थीटा है। तो हमें क्या चाहिए, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, हम क्या करेंगे, इसके समांतर एक रेखा इस तरह से खींच रहे हैं। तो ये एंगल आपका क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि ये एक समांतर रेखा ये है, ये दूसरी समांतर रेखा है, तो ये थीटा होगा। और ये तिर्यक रेखा इसको AC इसको कट कर रही है, तो ये दोनों कोण कितने हो जाएंगे, एकांतर कोण हो जाएंगे। अब जो E1 आपका होगा ये थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका थीटा हो जाएगा, एकांतर कोण से क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि E1 को हम क्या कर रहे हैं, दो घटकों में हम वियोजित कर सकते हैं। पहला जो घटक होगा वो E1 cos थीटा होगा। ऑलवेज हम जो लेते हैं, थीटा जो हम लेते हैं वो cos के अनुपात में लेते हैं, चाहे लंबवत घटक हो, चाहे आपका ऊर्ध्वाधर, चाहे आपका लंबवत घटक हो, चाहे आपका क्षैतिज घटक हो। ऑलवेज हम जो त्रिकोणमितीय अनुपात लेते हैं वो cos ही लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर लेंगे हम E1 cos थीटा, ये आपका क्षैतिज घटक हो जाएगा। और ठीक इसी प्रकार ये एंगल थीटा है, तो पूरा का पूरा ये एंगल आप देखेंगे, ये एंगल पूरा का पूरा, ये एंगल आपका पूरा का पूरा OC, और ये एंगल ये इस तरफ से ये आपका 90 डिग्री है, तो ये थीटा है। तो 90 में से हम क्या करेंगे, थीटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और हमें पता है कि अब इसका जो लंबवत घटक होगा वो नीचे की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा। तो यहाँ से E1 आपका कितना हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा होगा। और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, आपका sin थीटा होता है। तो इस तरह से जो लंबवत घटक होगा वो ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ होगा, नीचे की तरफ। तो जो लंबवत घटक हो गया वो E1 sin थीटा हो गया, और जो क्षैतिज घटक हो गया वो क्या हो गया, E1 cos थीटा होगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो हमें दो घटक मिल गए हैं, एक तो E1 sin थीटा और दूसरा क्या मिल गया है, E1 cos थीटा मिल गया है। तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हम निकालेंगे, तो मान ले रहे हैं कि प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। तो E2 है प्लस Q आवेश के कारण, और E2 को जो दिशा होगी वो प्लस Q आवेश से दूर, क्योंकि धनात्मक आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो आवेश से दूर बाहर की तरफ होता है। तो इसलिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 होगी वो बाहर की तरफ होगी। अब यहाँ पर देखेंगे ये भी E2 भी क्या है, ये 0 और 90 के बीच में क्या हो रहा है, 0 डिग्री और 90 डिग्री के भिन्न दिशा में बीच में कहीं क्या हो रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। तो इस तरह से हम इसको भी क्या कर सकते हैं, दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं। तो आप देखिए कि ये जो आपका है ये E2, इसी तरीके से E2 का जो क्षैतिज घटक होगा वो E2 cos थीटा होगा, और E2 का जो लंबवत घटक होगा, जो ऊर्ध्व घटक होगा, वह आपका E2 sin थीटा होगा। तो E2 cos थीटा ये क्षैतिज घटक, और E2 sin थीटा ये आपका क्या होगा, लंबवत घटक। अब डायग्राम में आप देख सकते हैं कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, इन दोनों की दिशाएं क्या हैं, परस्पर विपरीत है, परस्पर क्या है, विपरीत हैं। और चूंकि दोनों आवेशों के परिमाण क्या है, समान है, तो इसकी वजह से परिमाण समान होने के कारण और दिशा विपरीत होने के कारण ये दोनों घटक एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे।
तो ये दोनों कैंसल आउट हो गए। अब जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो जो क्षैतिज घटक हैं E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वह इन दोनों के योगफल के क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि दोनों राशियां किस दिशा में है, एक ही दिशा में है। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु C पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसको हम मान ले रहे हैं क्या है, E है आपका। तो यहाँ से आप देखेंगे आपका E है मान ले रहे हैं, और E का जो मान होगा वो इन दोनों के क्षैतिज घटकों के योग के क्या होगा, बराबर होगा, बिकॉज दोनों की जो दिशाएं हैं वो सेम है। तो E1 आपका क्या होगा, cos थीटा प्लस आपका E2 क्या होगा, cos थीटा होगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, E1 प्लस आपका क्या होगा, E2 होगा, और फिर cos थीटा हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया है यहाँ पर। दिस इज इक्वल टू E1 का वैल्यू अब हमें क्या करना है, पुट करना है। तो हमें पता है, इसको मैं समीकरण नंबर क्या कह दे रहा हूँ, 1 कह दे रहा हूँ, थोड़ा समझने के लिए आपको, ठीक है, थोड़ा सा इजी गिरेगा। तो E1 का जो वैल्यू होगा, E1 इज इक्वल टू आपका होगा यहाँ से E1 जो है वो -Q के कारण बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो जो फॉर्मूला होगा E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो आवेश है वो Q है, -Q है, तो यहाँ पे Q अपॉन, और ये जो दूरी है इस दूरी को हम लेंगे तो अंडर रूट आपका क्या होगा, अंडर रूट R² प्लस क्या होगा आपका L², और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, अब ये स्क्वायर रूट अंडर रूट क्या होगा, हट जाएगा क्योंकि होल स्क्वायर है, तो हमें मिलेगा R² प्लस क्या मिलेगा, हमें L² मिलेगा। किसका वैल्यू मिलेगा, हमें E1 का वैल्यू मिलेगा। किसका वैल्यू मिलेगा, E1 का वैल्यू मिलेगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, E2 का वैल्यू निकालेंगे। तो E2 जो आपका है, E2 जो आपका है, E2 आपका प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो हम क्या कर रहे हैं, E2 cos थीटा है, तो हमने यहाँ से E2 का वैल्यू हम जब इसी तरह निकालेंगे तो E2 इज इक्वल टू आपका होगा, दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, इसका भी डिस्टेंस क्या होगा, वही होगा जो AC का होगा। अब देख सकते हैं डायग्राम से क्लियर है, ठीक। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसका भी डिस्टेंस क्या होगा, अंडर रूट R² प्लस क्या होगा, L² होगा, और इसका क्या होगा, हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, ये स्क्वायर अंडर रूट क्या होगा, हट जाएगा क्योंकि होल स्क्वायर है, R² प्लस क्या हो जाएगा, L², ये आपको मिल जाएगा। किसका वैल्यू मिल जाएगा, E2 का वैल्यू मिल जाएगा। फिर इसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, E1 का वैल्यू मिल गया हमें, E2 का वैल्यू मिल गया। अब हम क्या कर रहे हैं, cos थीटा का वैल्यू भी क्या कर रहे हैं, निकाल ले रहे हैं। तो cos थीटा का वैल्यू जो हम निकालेंगे यहाँ से, चाहे ये वाला त्रिभुज लें चाहे आपका ये वाला त्रिभुज लें, cos थीटा का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। तो चलिए निकालते हैं cos थीटा। समकोण त्रिभुज में जो cos थीटा आपका होता है, cos थीटा बराबर आपका होता है, तो समकोण त्रिभुज हम ले रहे हैं AOC ले रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज AOC में समकोण त्रिभुज AOC में cos थीटा बराबर हमें मिलेगा, cos थीटा बराबर हमें मिलेगा। cos थीटा क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो आधार आपका क्या है, L है, AO आपका आधार है, और जो कर्ण आपका है वो आपका अंडर रूट R² प्लस क्या है आपका L² है। तो इस तरह से समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, E1 और E2 तथा cos थीटा का वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो हमें E का वैल्यू क्या होगा, मिल जाएगा। तो हम नीचे लिखेंगे समीकरण 1 में E1, E2 व cos थीटा के मान रखने पर तो यहाँ से हमें E का जो वैल्यू मिलेगा, E इज इक्वल टू हमें मिलेगा, वो हमें मिलेगा यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R² प्लस L² R² प्लस L²
प्लस का सिंबल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये हमें मिला E1 और E2 हमें मिल गया। और अब इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, cos थीटा का भी वैल्यू क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। cos थीटा का वैल्यू है हमारा L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। दिस इज इक्वल टू हमें मिलेगा, आप देखेंगे ये दोनों क्वांटिटी आपकी सेम है, मतलब तो ये आपका 2 टाइम्स हो जाएगा, सिंपली सेम यही क्वांटिटी और यही क्वांटिटी को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो मान ले रहे हैं पूरा का पूरा A है और ये भी पूरे का पूरा A ही है, तो कितना हो जाएगा आपका 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ A हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये भी आपका क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये आपका कितना हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। और ये जो आपका है L अपॉन आपका हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। और रूट को हम हटा रहे हैं, रूट का मतलब पावर कितना होता है, हाफ होता है। दिस इज इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ से हम लिख सकते हैं Q इंटू हम लिख सकते हैं 2L लिख सकते हैं, Q इंटू 2L लिख सकते हैं। अपॉन क्या हो जाएगा, अब देखेंगे यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर हाफ है, तो आधार दोनों का बेस दोनों का इक्वल है, तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 1 प्लस हाफ आपका होता है, 1 प्लस हाफ आपका होता है 3 कितना होता है 2 होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रेज टू कितना हो जाएगा 3 कितना होगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो L है, L R की तुलना में बहुत छोटा है, R की तुलना में क्या है L बहुत छोटा है, सिंस इसलिए आपका जो L स्क्वायर होगा वह R स्क्वायर की तुलना में क्या होगा और भी छोटा होगा। तो L स्क्वायर की, इसलिए अतः L स्क्वायर की उपेक्षा अगर हम कर दें तो हमारे मान में फर्क नहीं पड़ेगा उतना। तो L स्क्वायर की उपेक्षा करने पर या फिर L स्क्वायर को छोड़ने पर, उपेक्षा करने पर हमें मिलेगा क्या, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हमें मिलेगा, वो मिलेगा इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L। और Q इंटू जो 2L आपका होता है, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। हमने वैद्युत द्विध्रुव के टॉपिक में आपसे डिस्कस किया कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। आप उसको पीछे वाले वीडियो में आप उसको देख सकते हैं। तो Q इंटू 2L जो आपका होता है वो P का वैल्यू है, तो P अपॉन आपका हो जाएगा यहाँ से R स्क्वायर पे पावर आपका होगा 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से जो फॉर्मूला आपका होता है, हमें पता है कि A रेज टू M है और होल रेज टू N है, तो यहाँ से A रेज टू क्या होता है M इंटू N हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन हो जाता है इस पावर का। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पावर का मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आपका कितना हो जाएगा R Q हो जाएगा। तो इस तरह से निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला आता है वो आता है 1/4 पाई P अपॉन R Q, ये आपका फॉर्मूला आता है। तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने क्या किया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में क्या किया, हमने फाइंड आउट किया है। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और फिर आगे के मैं वीडियो में आपसे पुनः इसी टॉपिक को लेकर, इसके आगे के टॉपिक को लेकर के मैं क्या करूँगा, कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू सो मच।